हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करें कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान आखिर है क्या चीज। हम लोग इसके क्रमबद्ध विकास को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान का अध्ययन करने से पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यानी कि आपका संविधान जो होता है वह है, उसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं कि कोई भी सरकार जो है कैसे अपना देश चलाएगा, कैसे अपना विधि व्यवस्था चलाएगा, उसके बारे में वहां पर वर्णन दिया गया है। इसमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं, नियम होते हैं, कई सारे उपनियम होते हैं। इन सब का एक लिखित दस्तावेज होता है। बात समझ आई? क्या होता है, इसमें एक लिखित दस्तावेज होता है। या तो कोई हाथ से लिखता है या तो कोई टाइपराइटर कर देता है। यानी कि उसका एक लिखित दस्तावेज होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संविधान बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि संवैधानिक विकास के चरण, यानी हमारा संविधान जो है आखिर कैसे उसका विकास हुआ। कहीं से तो उसका स्टार्ट हुआ होगा। तो ऐसा नहीं कि संविधान एक दिन में बनकर तैयार हो गया, ऐसा नहीं कि संविधान जो है रात भर में बनकर तैयार हो गया। उसके विकास जो है मतलब कि परत दर परत हुए हैं। यानी कि उसका विकास जो है क्रममय में हुआ है, क्रम से उसका विकास हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि संवैधानिक विकास के चरण, कि संविधान का कैसे विकास हुआ है। तो देखिए, इसके विकास को मुख्यतः जो है दो भाग में बांटा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1600 से लेकर ये 1858 तक मान लेते हैं। नहीं, यानी कि उस समय क्या था, 1600 ईस्वी में आप लोग को पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो 1600 ईस्वी से लेकर 1858 तक क्या क्या हुए, क्या सब था वो उस समय क्या था, तो नियम कानून जो थे कंपनी के अधीन थे। तो कौन कंपनी था, वो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो नियम कानून बनाए गए थे उसकी इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। उसके बाद क्या हुआ, 1858 में जो है सत्ता जो है आपका ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है इंग्लैंड में थी, उसके हाथ में चली गई थी। तो उसके अनुसार जो क्या क्या अधिनियम पारित किए गए हैं वो हम लोग देखेंगे 1858 से लेकर 1947 यानी देश आजाद तक। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इनके संवैधानिक विकास को देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है सत्ता कैसे आई, कैसे कैसे विधि कानून हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। क्या पढ़ेंगे, 1600 ईस्वी का राजलेख जो था यह जो है किसके द्वारा किया गया। देखिए, इस राजलेख के अनुसार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 15 देशों में व्यापार करने का एकाधिकार 15 वर्षों तक दिया। ठीक है। आप लोग यहाँ जान लीजिए कि 1600 ईस्वी का जो एक राजलेख के अनुसार जो है महारानी एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 साल के लिए जो है क्या किया, तो व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं, अन्य फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। स्थापना के समय जो है कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ तो उस समय जो थी कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। उसको याद रखिएगा। कुल जो थे भागीदार जो थे, यानी उसमें कुल सदस्य जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, कुल भागीदार की संख्या जो थी वह 217 थी। यानी
217 जो थे सदस्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का जो शासक था वह कौन था? तो अकबर था। यानी जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में, तो उस समय जो थे भारत का जो शासक था वह कौन था? तो अकबर था। इसको हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1608 ईस्वी में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कार्य जो है सूरत से प्रारंभ किया। सूरत में उन्होंने अपना कारखाना प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना या अपना पहला कार्य सूरत से स्टार्ट किया था। कहाँ स्टार्ट किया था? तो सूरत से स्टार्ट किया था। इसमें एक चीज और अपडेट कर लेंगे कि इस समय जो शासक था यहाँ का, इस समय जो शासक था वह था आपका जहांगीर। कौन था? तो जहांगीर था इस समय शासक था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कार्य सूरत से आरंभ किया तो उस समय का शासक जो था आपका जहांगीर था। तो ये था आपका 1600 ईस्वी का राजलेख। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने क्या किया, इसको स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट 1773 का जो है अधिनियम वो पढ़ेंगे। उसके बीच में भी और सारे आपके आते हैं। 1728 का आता है, लेकिन वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हमें इसमें मूल रूप से क्या अध्ययन करना है वो हम देख लेते हैं कि इस एक्ट का क्या महत्व है हमारे लिए। इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारे नियम पास हुए, लेकिन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, हमें सिर्फ वही उसी का अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या हुआ इसमें, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो पहले जो था बंबई, मद्रास और कोलकाता तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थे। इसमें क्या किया गया, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है कोलकाता की प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और एक नया पद बनाया गया। उस पद को कहा गया गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। यानी कि बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर जब कोलकाता प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया तो एक नए पद का उत्सर्जन हुआ, एक नए पद को बनाया गया। उस पद को कहा गया गवर्नर जनरल। और इस पद का जो था, यानी इस एक्ट के अनुसार जो है बंगाल का जो है पहला गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ये क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला जो बना गवर्नर, पहला जो गवर्नर बना आपका वह बना वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स जो है वह जो आपका कहाँ का, तो बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल बना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या नाम इसका है? वारेन हेस्टिंग्स। फिर देखिए इस एक्ट के अनुसार जो है एक और काम किया गया। क्या 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 काम किया गया कि आपका कोलकाता में 1774 ईस्वी में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ऐसा नहीं कि यह कोर्ट जो था सबको ले, यह कोर्ट इसलिए किया गया कि जो भी आपके गलत नियम होंगे, जो भी आपके त्रुटि होंगे कंपनी का, उसका जो भी होगा विवाद, उनकी सुनवाई जो है उस सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ठीक है, और इसके जो है सबसे पहले जो बने न्यायाधीश वह थे सर एलिजा इम्पे। यानी कि सर एलिजा इम्पे जो थे इस एक्ट के तहत बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यानी ये जो थे आपके मुख्य न्यायाधीश थे, मेन जिसको बोलते हैं, ये थे मुख्य न्यायाधीश। इसके साथ साथ तीन अन्य न्यायाधीश, एक का नाम था लेमेस्टर, दूसरे का नाम था हाइड, दूसरे का नाम था चेम्बर्स। ये तीन को अन्य सहयोगी जो है न्यायाधीश के रूप में काम दिया गया। इसको जो है सहयोगी न्यायाधीश के रूप में काम दिया गया। अब देखिए उसके अलावा मान ले कोई जो है आदमी सुप्रीम कोर्ट के फैसला से संतुष्ट नहीं होता था तो वह इसका अपील जो है प्रीवी काउंसिल में कर सकता था। प्रीवी काउंसिल था आपका ब्रिटेन में, ब्रिटेन में यह था, और ब्रिटेन में जाकर जो है इसके फैसला के खिलाफ यहाँ पे जाकर अपना अपील कर सकता था।
ठीक है। और जब जो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय जो थे पीएम थे कहाँ के, तो ब्रिटेन के, वो थे फ्रेडरिक नॉर्थ। फ्रेडरिक नॉर्थ जो थे उस समय के ब्रिटेन के जो थे आपके वहां के पीएम थे। और मैंने बताया है कि मुख्यतः घूस उगाड़ और इन सब से क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो यह था आपका मूल रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें आपको मुख्यतः क्या ध्यान रखना है कि बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बना। 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, याद रखना है। पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश, तो सर एलियास जिम्पे थे। 3 को था आपका, पहला कौन था, तो पहला देखिए था हाइड, लिख सकते हैं हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स, ये जो क्या थे, इनके 3 सहयोगी न्यायाधीश थे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अब अगले एक्ट की ओर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह उतना परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग जो है समझौता कानून या बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। तो इसमें क्या था कमी, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो पहले क्या करता था कि जो भी थे कंपनी के लोग थे उस पर भी अपना कानून थोप देते थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से मूलतः काम क्या जो हुआ कि अब सर्वोच्च न्यायालय जो था कि कंपनी के कर्मचारी, तो कौन सा कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पर वह कानून लगा नहीं सकता था। इसी कमी को यह यहाँ पर दूर किया गया। और क्या खास बात हुआ इसमें कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यानी कि पहले क्या था, पहले सिर्फ जो था जो आपका है कलकत्ता, सिर्फ इसी को विधि या कानून बनाने की आजादी थी। अब क्या हो गया कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन तीनों को भी अलग अलग जो है विधि की का पावर दिया गया, कानून बनाने का पावर दिया गया। ये था इसका मूल रूप से काम हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए उस समय का जो था तत्कालीन प्रधानमंत्री था विलियम पिट, इनके द्वारा ही यह मतलब लाया गया। इसमें क्या किया गया कि द्वैत शासन स्टार्ट किया गया, दोहरी शासन, यानी कि जो आपका कंपनी था उसमें 2 तरह के शासन की स्थापना की गई। पहला जो शासन था वह था व्यापारिक मामले का अलग देखेगा और राजनीतिक मामले का जो है अब अलग देखेगा। पहले क्या होता था कि एक ही जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वह एक ही काम देखते थे। अब क्या हो गया कि अब जो है अलग अलग, यानी द्वैत मतलब होता है दो शासन का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, तो व्यापारिक मामले में अलग शासन आया गया और राजनीतिक मामले में अलग शासन हुआ। व्यापारिक मामले में जो शासन करेगा उसको कहा गया निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको कहा गया। और जो राजनीतिक मामले में जो शासन करते थे उनको कहा गया नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का जो पद था, परिषद था, उसके पहले 4 था सदस्य, अब उसको घटाकर जो 3 कर दिया गया। ये मुख्यतः बात है इसमें हुई। इसमें आपको सिर्फ जो है विलियम पिट का नाम रखना है। इस समय जो था तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं चार्टर अधिनियम 1813। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो है अगले 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए अधिकार जो क्या हो गया, बढ़ा दिया गया, नहीं अब और शासन कीजिए। अब भारत में जो था इसका जो था एकाधिकार खत्म हो गया, यानी भारत पर जो था पर इस कंपनी का ही अधिकार था, मतलब कि यही पे आके अपना कंपनी में जो है बिजनेस कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें अधिकार अब जो अधिकार खत्म हो गया। अब और सब भी आगे देश यहाँ पे अपना कर सकते थे। चीन से अपवाद रहने, चीन पर भी क्या था, तो इसी कंपनी का अधिकार था। नहीं, चाय के मामले में जो था कंपनी का ही अधिकार था, वही वहां पर अपना व्यापार करता था। उसके बाद एक काम क्या हुआ कि भारतीय शिक्षा पर जो है अब 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष सोचा कि अब हम खर्च करेंगे। तो ये मुख्यतः जो काम जो है आपका जो है चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्टर अधिनियम 1833, ये आपका इंपोर्टेंट है VVI। इसको जिसको हम कहें उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या नियम है कि अब जो है बंगाल का जो ये पद था जो गवर्नर जनरल, जो पहले जो आपके थे वारेन हेस्टिंग्स, मैंने आपको बताया था कि 1773 ईस्वी में बंगाल जो था एक पद नया बनाया गया, उस पद का नाम था गवर्नर जनरल। अब उसको क्या कहा गया, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
यानी पहले जो था बंगाल का एक था गवर्नर जनरल सिर्फ, अब क्या हुआ कि उस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके तहत जो पहला जो अब का बना गवर्नर वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह भारत का गवर्नर बना। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोग बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स। फिर पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो मैं आपको बता दूं इसी में एक और आगे चलकर बनेगा भारत का वायसराय, यानी यह पद भी खत्म हो जाएगा और यह पद क्या बन जाएगा, तो यह पद बन जाएगा वायसराय। और भारत का जो पहला जो वायसराय बनेगा वो बनेगा लॉर्ड कैनिंग। कौन बनेगा, वो लॉर्ड कैनिंग बनेगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या हुआ देखिए, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का वह क्या स्थापना किया गया। प्रथम विधि आयोग का जो स्थापना हुआ किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुआ। और क्या हुआ, इसमें सिविल सेवा शुरू स्टार्ट किया गया, यानी IAS का परीक्षा स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें अभी तक जो है भारतीय शामिल नहीं था, बाहरी लोग ही आगे इसमें एग्जाम देते थे। तो यह था आपका चार्टर अधिनियम 1833। अब हम लोग आते हैं इसके बाद चार्टर अधिनियम 1853, ये भी इंपोर्टेंट है। इसमें जो था वह लॉर्ड डलहौजी था इस समय। ठीक है, इसमें क्या किया, मुख्य रूप से पहली बार जो है सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल किया गया। उस समय क्या किया, तो भारतीय लोग भी जो थे अब वे जो क्या थे, तो सिविल सेवा में अब आसानी से बैठ सकते थे। और क्या याद रखना है कि यह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है यह का अंतिम एक्ट था। इसके बाद जो शासन जो है वह ब्रिटिश क्राउन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, यानी अब शासन जो है डायरेक्ट जो बैठा होगा इंग्लैंड का जो शासक होगा, ब्रिटेन जो शासक होगा, अब उनके अंदर डायरेक्ट जो शासन यहाँ पर किया जाएगा। पहले क्या था कि कंपनी के अधिकार में यह सारा एक्ट था, अब ये कंपनी के अधिकार को यहाँ पर सारे एक्ट को खत्म कर दिया गया। तो यहाँ जब लोग याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अंतिम एक्ट कौन था, तो याद रखेंगे 1853 ईस्वी का जो था यह अंतिम एक्ट था। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज क्लास काफी इंपोर्टेंट लगा होगा। अगर आपको ये क्लास मेरा इंपोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, और वहां हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से आपके अधिनियम या एक्ट आते थे। ठीक है, बस आज से क्लास इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बाय बाय आप सभी को।